गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीम प्रताप आज आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर के अंदर डीएलएड का जो हमारा पेपर है उसके अंदर हमारा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था पर्यवेक्षण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पर्यवेक्षण क्या है, पर्यवेक्षण का महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने, उसकी विशेषताएँ क्या है, परिभाषाएँ क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे आगे हम लोग देखते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण के लक्ष्य या उसके उद्देश्य। शैक्षिक पर्यवेक्षण के लक्ष्य क्या हैं, कौन से उद्देश्य हैं, इनको हम पढ़ेंगे। तो पहला उद्देश्य है प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना। शैक्षिक पर्यवेक्षण का पहला और महत्वपूर्ण कार्य ये है कि शिक्षकों को प्रभावशाली शिक्षण के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाएगा, इस बात को कौन तय करता है, शैक्षिक पर्यवेक्षण तय करता है। और इसका प्रमुख लक्ष्य भी यही होता है, किस प्रकार से शिक्षकों को शिक्षण कार्य के लिए, प्रभावशाली शिक्षण कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, पहला कार्य हुआ। दूसरा कार्य है वो है शिक्षा के कार्यों का मूल्यांकन। नंबर 2 यहाँ पर लिख देते हैं, शिक्षा के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन एवं विकास करना। ठीक है, दूसरा लक्ष्य शैक्षिक पर्यवेक्षण का होता है शिक्षा के जो भी कार्यक्रम किए जाने हैं उनको किस प्रकार से एवेल्यूएट किया जाएगा और किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। ये शिक्षा का दूसरा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य है, उसको देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया का उचित विकास करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया का उचित विकास करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया का उचित विकास करने के लिए शिक्षा को नेतृत्व प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा शैक्षिक पर्यवेक्षण का जो उद्देश्य है वो है जो भी हमारी टीचिंग प्रोसेस है उसका किस प्रकार से प्रॉपर डेवलपमेंट किया जाए और उसके लिए किस प्रकार से फ्रंट लाइन पर आके उसकी लीडिंग की जाए या नेतृत्व किया जाए। ये शिक्षा का दूसरा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य है। चौथा देखेंगे, चौथा लक्ष्य है वो है शिक्षण प्रक्रिया की प्रगति हेतु शिक्षण प्रक्रिया की प्रगति हेतु क्या करना है, समन्वय स्थापित करना। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा लक्ष्य शिक्षण प्रक्रिया की प्रगति हेतु तमाम तरीके के मानवीय भौतिक संसाधन होते हैं, उनमें किस प्रकार से उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाएगा, सामंजस्य या समन्वय स्थापित किया जाएगा। ये इसका चौथा लक्ष्य होता है। पांचवें लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, वो है शैक्षिक पर्यवेक्षण की भूमिका का निर्धारण। पांचवा,
शैक्षिक पर्यवेक्षण की भूमिका का निर्धारण समय एवं परिस्थितियों यहाँ पर नहीं दिख रहा तो बोल देता हूँ, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो ध्यान में रखकर किया जाना अर्थात शैक्षिक पर्यवेक्षण का अगला या पांचवा लक्ष्य है शैक्षिक पर्यवेक्षण की भूमिका होती है, उसको क्या रोल अदा करना है शिक्षा प्रक्रिया में, तो वो उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, उसको किस प्रकार से तय किया जाएगा, वो उस समय की क्या जरूरत क्या है, उस समय की सर्कमस्टांसेस क्या है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही तय किया जाएगा। इस प्रकार से 5 लक्ष्य हम लोगों ने शैक्षिक पर्यवेक्षण के पढ़े हैं, उसको आप चाहे नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। छठवां है छात्रों को अधिक गत्यात्मक, आगे लिखना शुरू करूंगा, छात्रों को अधिक गत्यात्मक व कुशल बनाने के लिए, छात्रों को अधिक गत्यात्मक व कुशल बनाने के लिए शिक्षकों को उनकी शिक्षण कला में दक्ष बनाना। अगला जो शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य या लक्ष्य है वो है छात्रों को किस प्रकार से अधिक गत्यात्मक बनाया जाए, उसका जो मोटर एबिलिटी है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, उसके छात्रों के अंदर तमाम तरह की कुशलताओं का विकास कैसे किया जाए, इसके लिए शिक्षकों को उनकी शिक्षण कला में पारंगत बनाया जाए या प्रवीण बनाया जाए। नेक्स्ट है 7वां, देखते हैं, इसको लिखते चले आप लोग। शिक्षकों तथा छात्रों के दृष्टिकोण में शिक्षकों तथा छात्रों के दृष्टिकोण में सामुदायिक
सामुदायिक कार्यों के प्रति, सामुदायिक कार्यों के प्रति, प्रेरित करना, इसको फिर देख लेते हैं। इसका शैक्षिक पर्यवेक्षण का जो अगला लक्ष्य है वो है शिक्षकों और छात्रों को की जो नजरिया है उसमें सामुदायिक कार्य या क्लस्टर वर्क के रूप में उनको कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, अर्थात उनको मोटिवेट या उत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से 7वां हमने लक्ष्य पढ़ा। अगला लक्ष्य है वो है अध्यापन क्रिया से, 8वां अध्यापन क्रिया से विभिन्न तकनीकी कौशलों का विकास करना, तकनीकी कौशलों का विकास करना। ठीक है फ्रेंड्स, इसका चौथा महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है शैक्षिक पर्यवेक्षण का वो है अध्यापन। जो भी टीचर जो भी अपना शैक्षिक कार्य कर रहा है, शिक्षण कार्य कर रहा है, उसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए ताकि शिक्षण कला में शिक्षकों को दक्षता हासिल हो सके और छात्रों को विभिन्न प्रकार की शैक्षिक तकनीकों से छात्र परिचित हो सकें एवं लाभान्वित हो सकें। इस प्रकार से हम लोगों ने शैक्षिक पर्यवेक्षण के लक्ष्यों को जाना, लक्ष्यों को समझा है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य है कुछ, इसमें मैनर अंतर होता है दोनों में, लक्ष्य और उद्देश्य में। इसके कुछ उद्देश्य हैं, उनको जानेंगे। शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको समझेंगे। इसका पहला उद्देश्य है संस्थागत नियोजन का। नंबर 1 संस्थागत नियोजन का निर्माण करने में सहायक ठीक है फ्रेंड्स। पहला है संस्था के संबंध में जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी कार्य योजना बनानी है, उसके संबंध में या उससे सहायता मिलती है शैक्षिक पर्यवेक्षण से। शैक्षिक पर्यवेक्षण से किसी भी संस्था की प्लानिंग करने में सहायता मिलती है। ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में
शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में संलग्न शिक्षण संस्थाओं की सहायता करना शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में संलग्न शिक्षण संस्थाओं की सहायता करना, अर्थात शैक्षिक पर्यवेक्षण का दूसरा उद्देश्य है कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो संस्थाएं संलग्न हैं या जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनको सहायता प्रदान करना। नंबर 3 बात करेंगे शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्यों की। तीसरा उद्देश्य है शिक्षा की उपलब्धि के स्तर पर पहुंचने के लिए विद्यालय की सहायता करना। शिक्षा की उपलब्धि के स्तर पर पहुंचने के लिए विद्यालय की सहायता करना इसका तीसरा उद्देश्य है वो है शिक्षा की उपलब्धि को प्राप्त करने के शिक्षा की उपलब्धि को वांछित स्तर तक प्राप्त करने के लिए विद्यालय की किस प्रकार सहायता की जाएगी, वो शैक्षिक पर्यवेक्षण का तीसरा लक्ष्य है। चौथा है चौमुखी विकास के लिए या बहुमुखी विकास के लिए बहुमुखी विकास के लिए बहुमुखी विकास के लिए विद्यालय के गुणात्मक विकास में सहायता करना ठीक है फ्रेंड्स। ये 4 हम लोगों ने उद्देश्य बताए हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण के, इसको आप लोग देख लें। इसके बाद 5वां आधार लिख देता हूँ। 5वां उद्देश्य लिखेंगे हम लोग, वो है नवीनतम आयामों से शिक्षकों प्रबंधकों नवीनतम शिक्षा के नवीनतम आयामों से शिक्षकों प्रबंधकों एवं प्रशासकों को परिचित कराना
परिचित कराना। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर देख लेते हैं पांचवा उद्देश्य को। शिक्षा में जो नवीनतम आयाम है उससे किस प्रकार से शिक्षकों को प्रशासकों को और एवं प्रबंधकों को परिचित कराया जाएगा। ये बात इसका अगला उद्देश्य है। छठवां उद्देश्य देखते हैं, वो है सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों से शिक्षकों एवं प्रबंधकों को परिचित कराना। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक बार फिर देख लेते हैं। छठवां शैक्षिक परिवीक्षण का उद्देश्य है कि सामुदायिक सहयोग किस प्रकार से प्राप्त किया जाए या उसको प्राप्त करने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों, प्रशासकों को किस प्रकार से कौन सी जो विधियाँ हैं उनसे सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सहयोग के बिना कोई भी शैक्षिक क्रियाकलाप आगे नहीं बढ़ सकता। इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मुख्य शिक्षा परिवीक्षण के उद्देश्य देखे। एक बार फिर देख लेते हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बहुत सारे उद्देश्य हैं, उसमें से हम लोगों ने कुछ ही पढ़े हैं, चुनिंदा पढ़े हैं। उसमें से एक बार फिर नोट डाउन करते हैं। संस्थागत नियोजन का निर्माण करने में सहायक होता है। ये शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो विद्यालय संलग्न है या संस्थाएं संलग्न हैं उनकी सहायता किस प्रकार करनी है। अगला है शिक्षा की उपलब्धि के स्तर पर पहुंचने के लिए विद्यालय की किस प्रकार सहायता की जा सकती है। अगला लक्ष्य है, नेक्स्ट है शिक्षा के चहुमुखी या बहुमुखी विकास के लिए विद्यालय के गुणात्मक विकास में सहायता प्रदान करना। और इधर देखेंगे पांचवा है शिक्षा के नवीनतम आयामों से शिक्षकों, प्रबंधकों एवं प्रशासकों को परिचित कराना। और छठवां उद्देश्य है सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों से शिक्षकों एवं प्रबंधकों को परिचित कराना। इस प्रकार से हम लोगों ने शैक्षिक परिवीक्षण से संबंधित कुछ बातें पढ़ी। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, हम उसका समाधान दूंगा। धन्यवाद।